आज के वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक होगा भूकंप। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है भूकंप, ये मैंने आपकी क्लास 11th के बुक से लिया है, जिसमें पृथ्वी की संरचना नाम से चैप्टर है, उसके अंदर से टॉपिक उठाया मैंने। ठीक है ना। 11th में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर भूकंप से क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, ये कैसे, इसकी कौन सी रेज निकलती है, ये सब चीज़ें। और भूकंप के बारे में इस चैप्टर में क्यों बताया गया है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष स्रोत। इसका मतलब क्या है कि हम जब हमारी अर्थ की संरचना के बारे में, हमारी जो ये अर्थ है इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो क्या कुछ है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं या कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कि हमें किससे पता चलता है, तो उसमें भूकंप भी हमारी मदद करता है। भूकंप से भी हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ से जो भूकंप की ये जो रेज निकलती हैं तो ये कहाँ से होकर कैसे गुजरती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे भूकंप के अंदर कौन सा हिस्सा ठोस है या कौन सा लिक्विड है। जैसे हम हमारी अर्थ की लेयर्स के अंदर एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए भाई, अभी आपको शायद कुछ समझना आएगा ढंग से। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझता आएगा। तो हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। ये बताया गया कि भूकंप की तरंगों का अध्ययन, भूकंप के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस तरह की लेयर में ठोस है या लिक्विड में है, या ये सब चीज़ें पता चलेंगी। ये अब हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी का कांपना, शेक करना, जैसे सभी को पता है ये सब बातें। यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है ना। और ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जैसे ऊर्जा रिलीज होती है ना, तब क्या होता है, जब ऊर्जा निकलती है तो पृथ्वी पर हमारी जो अर्थ है उसमें कंपन होती है। ठीक है ना। और सभी दिशाओं में फैलती है तो भूकंप बन जाता है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, यानी भूकंप आता है तो हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कांपती है ना, तो वो क्यों होता है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना। भूप्रपटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। अब ये देखिए, भ्रंश के बारे में बताया गया। भ्रंश क्या है, ये भ्रंश जो है ये दरारें ही हैं। मतलब कि भूप्रपटी की शैलों के अंदर जो हमारी अर्थ है, अर्थ की लेयर है, उसके अंदर जैसे अर्थ है और अर्थ की लेयर में कहीं भी किसी तरह की कोई दरार है या कोई तो उसे क्या कहा गया, भ्रंश कहा गया। अब कोई दरार है तो उसे क्या कहा, भ्रंश कहा गया। अब दरार के किनारे किनारे, यानी कि जो शेल्स हैं अंदर या हमारी जो प्लेटें हैं वो है, ये सब इनके किनारों पर ही भूकंप ज़्यादा आते हैं, दरारों के किनारे पर ही। ठीक है ना। उसको आगे हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं और जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रखता है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि अब मान के चलिए ये कोई दरार है, ठीक है, तो इसके इधर का जो पार्ट है वो और इधर का पार्ट है वो। अब ये क्या करेंगे, ये इधर सरकने की कोशिश करेगा, ये इधर सरकने की कोशिश करेगा। अब ये तो दरार है ना, दरार आने के बाद यानी इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यानी ऊपर और कुछ है, और लेयर है अर्थ की, तो वो उस पर प्रेशर बना रही है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या है, ये चीज़ें हट नहीं रही हैं, वहीं रुकी हुई हैं। ये चीज़ें वहीं रुकी हुई हैं। ठीक है ना। ये वाली हट नहीं रही है, प्रेशर बन रहा है पर ये हट नहीं रही हैं। ये वहीं आपस में दबाव की वजह से क्या है, ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं। जब ऊपर के शैलखंड दबाव डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में उन्हें घर्षण से बांध रखा है, ऊपर के दबाव के कारण उन्हें बांध रखा, पर फिर भी वो अलग हो जाएंगी। ये अलग होंगी, एक टाइम के बाद अलग होंगी, क्योंकि भाई कोई लिमिट्स होती हैं। ये भी अपना मतलब कि इनका काम क्या है, अब ये तो हमेशा दरार आ गई तो ये दूर होने का ही काम करेगी, फटने का एक तरह से काम करेगी, दूर होने का। ऊपर से कितना ही दबाव आ रहा है, कुछ टाइम के लिए, जैसे कुछ टाइम तक ही इसको रोक के रख सकती है, पर इसकी प्रकृति क्या है भाई, दरार आ गई तो सीधी सी बात है हटेगी। अब आप एक सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ है, कोई सामान है, कुछ भी है, अगर उसमें कहीं से दरार आ जाती है तो वो चलती है 5, 7, 10 दिन चलती है। धीरे धीरे जब उस पर आप डेली काम करते रहते हो, कोई कुर्सी है या कोई और सामान है, तो वो दरार तो आगे आपको पता है, पर वो दरार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ कही गई है कि प्रेशर बन रहा है ऊपर से, पर ये प्रेशर देखते कब तक काम करता है, प्रेशर बन रहा है, पर एक टाइम के बाद क्या होगा, ये अलग हो जाएगी। और जब ये अलग होगी ना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, जब ये यहाँ से अलग होगी, मान के चलिए ये चीज़ें यहाँ से अलग होगी, कितना ही प्रेशर बन रहा हो, जब ये अलग होगी तो यहाँ से फिर ऊर्जा रिलीज होगी। ठीक है ना। और वो हर दिशा में ऐसे चलेगी।
चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर भी अलग होने के कारण, अब यहाँ ये बोल रहा है कि फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति मिलती है। क्या मिलती है? अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दरार आ जाती है तो वो काफ़ी समय तक ऊपर शैल खंड का प्रेशर बना रहता है, पर वो प्रेशर भी एक टाइम तक काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये दरार आ गई तो सीधी सी बात है ये चीज़ें टूटेंगी या हटेंगी, तो एक उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो इसलिए घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये बताया ना, ऐसे इधर सरक जाएंगे, जैसे ऐसे करके इधर, और ये पार्ट इधर सरक जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब दोबारा शुरू करते हैं आगे। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। अब जब वो शैलखंड विपरीत दिशा में सरक रहे हैं तो क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी। अब आप मान लीजिए आपकी अर्थ है, यहाँ पर कहीं दरार थी, ठीक है ना, भ्रंश जिसको कहा गया, तो अब यहाँ से सरके तो ऊर्जा जाएगी सभी डायरेक्शंस में जाएगी, ऐसी बात नहीं, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इधर भी। अर्थ के मतलब कि अपने इस जो सेंटर का पॉइंट है ना, इससे हर जगह ऊर्जा चलेगी, यानी कि जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है ना, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हर तरफ चलेगी और अर्थ पर कंपन महसूस होगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी वेव्स, अब आगे हम पढ़ेंगे बाकी की ये चीज़ें कि कौन सी वेव्स है और वो कहाँ से कैसे कैसे कहाँ किस एरिया पर पहुँचेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ऊर्जा, जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया था कि विपरीत दिशा में सरक जाने से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है, मैंने आपको अभी बताया जैसे बना के। तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब मानो अब यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ से ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो ये 90 डिग्री पर जो सीधा जाएगा, ये जो यहाँ से सभी डायरेक्शंस में ऊर्जा चली जाएगी, मान लिया आपने, ठीक है। अब समझिए ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है? फोकस है, भूकंप का उद्गम केंद्र है, जो ये बताया गया है। भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कौन सा है? जो अर्थ के अंदर है, जहाँ से ऊर्जा रिलीज हो रही है, ठीक है ना, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। और अवकेंद्र क्या है? अवकेंद्र, इसे ही अवकेंद्र भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अवकेंद्र हो, हाइपोसेंटर हो या आपका फोकस हो, इसको क्या कहा जाएगा? जो उद्गम केंद्र है, जो ये अंदर वाला जो एरिया है, इसे ही आपका उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहा जाएगा। इससे ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो अब ये बात हम समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बताया गया है, ये तो आपका उद्गम केंद्र होगा, और यहाँ से 90 डिग्री पर ऊपर जो बनेगा, यानी जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी ऊर्जा, ठीक है ना, जो तरंगे चल के जाएंगी सबसे पहले पहुँचेंगी 90 डिग्री के कोण पर होगी, वो क्या कहलाएगा? आपका अधिकेंद्र, एपिसेंटर। कहाँ? अर्थ की सरफेस के ऊपर। अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ से जो उद्गम केंद्र, वहाँ से सीधे 90 डिग्री पर, अर्थ सरफेस पर 90 डिग्री पर क्या होगा? आपका अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर होगा, और वहाँ क्या होगी? सबसे पहले ही किरणें पहुँचेंगी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब ये इतना हो गया, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। भूकंपीय तरंगे आ गए। अब भूकंपीय तरंगों को पढ़ते हैं भाई। भूकंपीय तरंगे, सभी प्राकृतिक भूकंप, ये ध्यान रखिए, प्राकृतिक भूकंप क्या होते हैं? स्थलमंडल में ही आते हैं, यानी कि स्थलमंडल में आते हैं। स्थलमंडल क्या है? अभी स्थलमंडल वो है पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। जैसे हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भूपर्पटी और उसके नीचे मेंटल है, तो मेंटल का अपर लेयर, मेंटल का ऊपरी मेंटल की जो परत है, ठीक है ना, जिसको दुर्बलता मंडल कहा गया है, वो दुर्बलता मंडल का कुछ पार्ट, और भूपर्पटी का, ठीक है ना। हमने जैसे पढ़ा था कि ये अर्थ की लेयर पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें ये देखा था हमने कि ये था आपका परपटी, ये आपकी परपटी थी, ठीक। उसके बाद आपकी मेंटल थी, ये मेंटल, तो ये परपटी का तो पूरा पार्ट और मेंटल का कुछ पार्ट, जिसको हमने क्या कहा था? दुर्बलता मंडल। तो ये जो पार्ट है ना मेंटल का, ये वाला मेंटल का ऊपर का पार्ट,
और भूपर्पटी का पार्ट, ये दोनों मिलकर यानी कि 200 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ से 200 किलोमीटर की गहराई तक के पार्ट को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, और शायद किसी न किसी एग्जाम में, केवीएस के किसी एग्जाम में मैंने देखा, वहाँ आया भी हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्थलमंडल से पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को स्थलमंडल कहते हैं, जिसके अंदर आपका परपटी और मेंटल का ऊपरी पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में आते हैं, यानी कि इतने ही एरिया में, 200 किलोमीटर तक के एरिया में ही क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। भूकंप मापी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ। अब भूकंप को किस पे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ पर। सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है, ठीक है ना। तो अभिलेखित भूकंप की तरंगों को जैसे किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, वो ही अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र कर्व दिखाता है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, यानी कि जब अंदर से भूकंप स्टार्ट होता है ना, वहाँ तरंगें 2 तरह की होती हैं, ठीक है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। जब भूकंप की स्टार्टिंग होती है तो 2 तरह की तरंगें होती हैं। जब भूकंप कहाँ होता है, 1 मिनट, अब आप मान के चलिए, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से भूकंप शुरू हो रहा है तो यहाँ से सिर्फ 2 तरह की तरंगें निकलेंगी, एस और पी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स 2 तरह की तरंगें ही निकलती हैं यहाँ से। जो धरातलीय तरंगे हैं वो हमारी धरातल के ऊपर यहाँ पहुंचकर जो तरंगें बनती हैं उनको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं, या लव वेव्स जिसको बोलते हैं वो, ठीक है ना, एल वेव्स। तो यहाँ से चलो भाई शुरू करते हैं। भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे, ठीक है ना। 2 प्रकार की तरंगे बताइए। एक तो भूगर्भिक, जो गर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर जो तरंगे चलती है, जब भूकंप का जो केंद्र है वहाँ से जो तरंगे चलती हैं वो होती है भूगर्भिक तरंगे, और पृथ्वी पर उनको ही हम बॉडी वेव्स भी बोलते हैं। और धरातलीय तरंगों को हम बोलेंगे सरफेस वेव्स। धरातलीय तरंगों को हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स, ठीक है ना। ये भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। जब उद्गम केंद्र से ऊर्जा निकलती है, उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है, तो जो तरंगे पैदा होती है उनको भूगर्भिक यानी पृथ्वी के गर्भ के अंदर से जो तरंगे आ रही है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। अब जो तरंगे भूगर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से स्टार्ट हो रही हैं, जो तरंगे यहाँ से, अब ये सेंटर यहाँ से निकल के जा रही हैं, ये तरंगे ये पृथ्वी के अंदर से शुरू हो रही हैं, तो ये हो गई भूगर्भिक तरंगे। और जब ये यहाँ पृथ्वी की जो शैल से ऊपर इनके साथ अन्योन क्रिया करके, और जो ऊपर आप मान लीजिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये कोई इंसान चला हुआ, अब यहाँ जाके ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ जो डिस्ट्रक्शन करेगी ना, यहाँ जो क्रिया होगी वो कौन सी तरंगे करेंगी? वो करेंगी धरातलीय तरंगे। तो ऊपर जाकर ये धरातलीय तरंगों में चेंज हो जाती है, इनको धरातलीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है ना। अंदर जब ये सेंटर से स्टार्ट होती है ये तरंगे तो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, और ऊपर इन शैलों के साथ अन्योन क्रिया करके जब ये चेंज होती है किसमें, इनको क्या कहा जाता है? ऊपर धरातलीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है ना। और ये तरंगे धरातल के साथ, अब ये ऐसा नहीं है, अब ये तरंगे तो जैसे यहाँ से उठती जा रही थी, है ना, ये तरंगे तो क्या कर रही थी, यहाँ से उड़ती जा रही थी, पर ऊपर जाकर ऐसा नहीं आगे बढ़ती चल जाएंगी, नहीं, आगे ये बढ़ेंगी नहीं, यही धरातल के ऊपर ऊपर चलती रहेंगी, और जो चीज़ें हैं उन पर नुकसान पहुंचाती रहेंगी, जैसे पेड़ पौधे हो, इंसान है, बिल्डिंग्स है, कुछ भी, उन सबको नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। धरातल के साथ चलती चलती तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है। अब ये समझिएगा कि जो तरंगे हैं इनमें परावर्तन और आवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ये हम आगे जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पदार्थों के घनत्व में, जैसे लिक्विड में जैसे ये तरंगे एंटर करती हैं, तो जो भूगर्भिक तरंगे हैं ये जब लिक्विड में एंटर करेंगी तो उसका लिक्विड का घनत्व अलग है, ठोस चीज़ों में जाएंगी तो वहाँ उसका घनत्व अलग होगा, तो वहाँ ये क्या करेंगे, या तो रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब वो वापस लौट जाएंगे, रिफ्रैक्शन मतलब वो उन्हें पार करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है ना। भूगर्भिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं भाई, पहले पी प्राइमरी और दूसरी होती है एस तरंगे, ठीक है ना। वह एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, ठीक। पहले पी प्राइमरी, दूसरी एस तरंगे।
पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है, ये ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे तेज गति से कौन चलती है? पी, प्राइमरी तरंगे, और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, तो ये गैस, तरल व ठोस तीनों से होकर गुजर सकती है। किससे? गैस, तरल और ठोस तीनों, लिक्विड हो, गैसेस हो या एकदम ठोस मटेरियल हो, उन सब से गुजर जाती है। और एस तरंगे जो होती हैं कुछ समय के बाद पहुंचती, किसके? पी तरंगों के कुछ समय के बाद पहुंचती हैं। एस से इनको द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती है। अब एस तरंगे जो होती है वो लिक्विड से नहीं चलती, ठोस से चलती हैं। एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी तरंगे जो है एस तरंगे वो सिर्फ ठोस से गुजरती हैं। पी तरंगे प्राथमिक है, पहले पहुंचती हैं, और लिक्विड, गैस और ठोस तीनों से गुजर सकती हैं। और एस तरंगे प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगों के बाद पहुंचती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है। किस विशेषता ने? कि एस तरंगे सिर्फ ठोस से गुजरती हैं, तो इससे जो हमारे वैज्ञानिक उन्होंने हमारी पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझा है। अब हमें ये पता है कि हमारी जो मेंटल है वो लिक्विड है, क्रोड का ऊपरी भाग है वो लिक्विड है, और अंदर ठोस है। तो ये सब चीज़ें कोई अंदर थोड़ी गए, अर्थ के अंदर तो कोई नहीं गया ना। तो भूकंप की तरंगों से ही समझ पाए हम कि कहाँ क्या लिक्विड है और कहाँ ठोस है, क्योंकि जहाँ से तरंगे हमारी जो एस तरंगे वो नहीं गुजरी। अब ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ से भूकंप चला है तो ये तरंगे ऊपर जा रही है, एस और पी तरंगे। अब ये देखिएगा, जो पी तरंगे हैं वो तो हर जगह से गुजर जाएंगी, और जो मान के चलिए पी तरंगे, और जो एस तरंगे हैं मान लो ये सेंटर है, यहाँ पर ठोस है, फिर यहाँ पर लिक्विड है, ये पार्ट लिक्विड है। अब जो एस तरंगे आई है वो तो लिक्विड से नहीं जाएंगी ना, वो तो ठोस से इधर निकल जाएंगी, ठीक है, या वापस हो जाएंगी यहीं से, पर वो क्या होगा? लिक्विड से नहीं जाएंगे। तो ये कहाँ, अब जहाँ जहाँ एस तरंगे पहुँची हैं, अब सिस्मोग्राफ पे नापी जाती हैं, तो जहाँ जहाँ एस तरंगे पहुँची है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ तक ठोस है, यहाँ एस तरंगे नहीं आने पाई, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी कि यहाँ क्या है? लिक्विड पार्ट है ना। तो इस तरह से आगे हम इन सब चीज़ों को डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, उससे समझेंगे। तो इससे क्या होता है? वैज्ञानिक भूगर्भिक संरचना को समझ पाते हैं, किससे? पी और एस तरंगों के जरिए से, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन में, और जबकि रिफ्रैक्शन में तरंगे कई दिशाओं में चलती है, ठीक है ना। और भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशाओं की भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप लेखी जैसे सिस्मोग्राफ के जरिए या जो डायग्राम बनता है उसमें पता चलता है कि एस तरंगे और पी तरंगे कहाँ कहाँ पहुँची हैं। धरातलीय तरंगे, अब बात करते हैं धरातलीय तरंगे की। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं, बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले पी तरंगे, फिर एस तरंगे, और उसके बाद आपकी ये जो भूकंप धरातलीय तरंगे वो भूकंप लेखी पर अभिलेखित होते हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, भाई इनके बारे में यही जान लेना। धरातलीय तरंगे क्या होती है? सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, जैसे भी हमारे अर्थ के ऊपर हर जगह, हर कंट्री ने, हर स्टेट ने अपना अपना मतलब कि भूकंप लेखी लगा रखे हैं। सिस्मोग्राफ हर जगह पर है, तो सिस्मोग्राफ पर क्या होता है? जब भी भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगे अभिलेखित हो जाती हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए समझाया भी गया। पहले हम पढ़ते हैं, फिर डायग्राम से समझते हैं। पी तरंगों के पहुँचने को ही दर्ज करते हैं, पी तरंगों के पहुँचने को ही दर्ज करते हैं। और एस तरंग, सॉरी एक मिनट, नीचे शायद है चैप्टर में कुछ है, यहाँ है भाई। कई एरिया जैसे जहाँ अभिलेखित नहीं होते, अभिलेखित मतलब उनको सिस्मोग्राफ पर अंकित नहीं किया, मतलब सिस्मोग्राफ पर वो उनको शो नहीं करती हैं वो, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो तरंगे वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे, अब ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र या शेडो जोन कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की तरंगे नहीं आई हो तो उसको क्या कहेंगे? भूकंपीय छाया क्षेत्र है ये। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया ऊपर। हम ये देखते हैं, यह देखा गया कि भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री के भीतर भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरह की तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों का
पहुँचते हैं, मतलब कि पी तरंगों के पहुँचने को दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेखन नहीं करते हैं। तो इसको हम यहाँ समझते हैं, देखिए ध्यान से इस डायग्राम के जरिए। एक मिनट, ये जो है ये आपका सेंटर दिखाया गया है, ठीक है ना, ये सेंटर है, यहाँ से तरंगे निकल रही हैं। तो ये क्या है, सारी पी तरंगे एस तरंगे चल रही। तो यहाँ पी तरंगों का छाया क्षेत्र शो किया गया है आपको, यहाँ देखिएगा। अब पी ये बोला एस तरंगे जो होती है कहाँ तक जाएंगी, एस तरंगे सिर्फ ठोस में जाएंगी। तो ये ठोस एरिया है। जैसे हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, अर्थ की संरचना के बारे में, कि अर्थ की जो क्रोड है वो क्या है, अर्थ की क्रोड क्या है, ठोस है। और ऊपर की जो बाहरी अर्थ की मतलब की क्रोड, 2 लेयर में क्रोड है। जो बाहरी क्रोड है वो लिक्विड में है, लिक्विड है ना, ये क्या है आपकी लिक्विड है। और अंदर की जो क्रोड है वो क्या है, ठोस है। तो जो अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो एस तरंगे हैं वो लिक्विड से नहीं जाती है। तो एस तरंगे यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, पर लिक्विड के अंदर नहीं गई, है ना। तो हमें इतना पता चल गया कि अब इधर ये नहीं आया, ना इधर आई, और ना ही ये इधर आया। तो ना तो यहाँ पर आपका एस तरंगे पहुँच पाई, और ना आपकी एस तरंगे यहाँ पहुँच पाई, ना आपकी एस तरंगे यहाँ पहुँच पाई। ये तो एस तरंगों के बारे में बताया। और बात आती है पी तरंगों की। एक मिनट, हाँ जी, अब बात आती है आपकी पी तरंगों की। पी तरंगे जो है वो यहाँ से समझते, एक मिनट। पी तरंगे अब जैसे यहाँ से आ रही हैं, ये पी तरंगे हैं। अब ये तो ठोस से गुजर जाती हैं, और लिक्विड से भी और गैस से भी, तीनों से जाती है। तो जैसे ही ये लिक्विड में एंटर करती हैं यहाँ, तो ये क्या होंगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये थोड़ी सी तिरछी होकर निकलेंगी यहाँ ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से ऐसे तिरछी होकर निकली, तो ये जो एरिया होता है ना, ये पी तरंगों का शेडो जोन होता है। बाकी यहाँ फिर पी तरंगे वापस पहुँच जाती हैं, पर यहाँ नहीं पहुँचने पाती, क्योंकि जैसे ये इसके अंदर जाएंगी लिक्विड के अंदर, तो ये क्या होंगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि क्रोड जो हमारी लिक्विड है और ठोस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो एस तरंगे हैं वो लिक्विड से नहीं गुजरती, इसलिए एस तरंगे सिर्फ यहाँ तक रहती है। और पी तरंगे जो हैं वो लिक्विड से गुजर जाती है, पर जैसे लिक्विड में एंटर करती थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, परावर्त हो जाएंगी। तो इस तरह से परावर्तन होगा इनमें, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर फिर ये गुजर जाएंगी ऐसे। तो ये यहाँ से 105 डिग्री से 145 डिग्री तक तो होता है पी तरंगों का शेडो जोन जो होता है। पी तरंगों का शेडो जोन कौन सा होता है, 105 से 145 डिग्री तक। बाकी एस तरंगों का शेडो जोन जो होता है वह 105 डिग्री से लेके इसके 105 डिग्री तक कंप्लीट होता है एस तरंगों का शेडो जोन। ये जो नीचे दिखाया गया, ये देखिएगा, यहाँ 105 से लेकर यहाँ 105 तक ये एस तरंगों का शेडो जोन है, क्योंकि एस तरंगे आती नहीं है, क्योंकि एस तरंगे सिर्फ लिक्विड से तो हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ आ जाती है हमारी जो क्रोड है, ये लिक्विड पार्ट है ये वाला, और ये अंदर ठोस है। तो ये लिक्विड से गुजरती नहीं है, इसलिए यहाँ से और यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ से ये वापस हो जाएंगे, मतलब कि ये आएंगे नहीं इससे गुजर के। तो जो हमारे एस तरंगे उनका शेडो जोन कितना होगा, 105 से 105, यानी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। और पी तरंगों का शेडो जोन होगा 105 डिग्री से 145 डिग्री, ठीक है ना। बाकी आपके इसमें ये भी यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 105 डिग्री से पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुँचती हैं, ठीक है ना। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा होता है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है, जैसे हमने यहाँ देखा। एस तरंगों का छाया क्षेत्र केवल विस्तार में बड़ा होता है, वरन पृथ्वी से 40% भाग से अधिक होता है, यानी कि पृथ्वी के 40% पार्ट से ज़्यादा एरिया क्या होता है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। वहाँ पर ये जो भूकंप की एस तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है ना। बस यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। अगर आपको भूकंप के अधिकेंद्र का पता हो तो आप कहीं पर भी भूकंप का छाया क्षेत्र निकाल सकते हैं। भूकंप के टॉपिक में इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। आगे भूकंप के टाइप दिए, कुछ खास नहीं है, सिंपल से सामान्य विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक्स भूकंप, ज्वालामुखी जन्य ज्वालामुखी से आने वाला भूकंप, खनन क्षेत्रों में अधिक खनन कार्य होने से आने वाला भूकंप, कभी कभी परमाणु विस्फोट से आने वाला भूकंप, और बड़े भूकंप जो बांध वाले एरिया में आते हैं। ये सब चीज़ें बताई गई, कुछ खास नहीं है भूकंप के बारे में बताया गया। जो भूकंप के बारे में खास बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।